Good morning, student. In +1 class, today we read page number 7. ठीक है, फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर. तो अब हम ये चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे. इससे पहले हमने पेज नंबर 6 किया था, ये फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंस. ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसमें. ठीक है, फिजिक्स में नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर. सबसे पहले होगा ग्रेविटेशनल फोर्स. देखो मैं फोर्स जो है वो 4 प्रकार के हैं. एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है पहले, ठीक है. एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है. एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. ठीक है, 4 होते हैं. सबसे पहले बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की. जो हम अर्थ पे है ना, अर्थ पे हम अटके हुए हैं या हम अर्थ पे घूमते हैं, ठीक है, वो किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. हमारे और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है. अच्छा, अर्थ घूमती है सन के चारों ओर, बाकी के प्लैनेट जो 8 के 8 प्लैनेट हैं वो भी घूमते हैं सन के चारों ओर. तो जो प्लैनेट हैं जितने भी और सन हैं उनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम अर्थ पे खड़े हैं, अर्थ पे अटके हुए हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. अब बात आती है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है. 2 बॉडी के बीच में लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, किन्हीं भी स्पेस में किन्हीं भी 2 बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स. फोर्स बिटवीन एनी 2 बॉडीज. अब यहाँ से ना ये करेंगे, इसमें क्या दिखाएंगे, जैसे 2 बॉडी है, जैसे मान लो एक बॉडी हम आ गए, एक बॉडी अर्थ आ गई, दोनों के मास को मल्टीप्लाई कर देंगे हम. इसमें क्या दिखाया हुआ है, एफ डायरेक्टली का निशान है ये निशान है बच्चों के लिए, डायरेक्टली का निशान बोलते हैं इसको. ठीक है, एफ फोर्स के लिए है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2. यानी कि जो 2 बॉडी हैं जिनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है उनके मास को मल्टीप्लाई करना है आपस में. ठीक है. अच्छा, अगर मान लो 2 बॉडी हैं और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है r, तो डिस्टेंस का स्क्वायर लेना है. तो यहाँ पे क्या करेंगे, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और एफ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r². ठीक है, तो इन दोनों फैक्टर को कंबाइन करेंगे तो हम देखेंगे एफ डायरेक्टली का निशान m1 m2 डिवाइड बाई r². यानी कि जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. मतलब दोनों बॉडी के मास को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. अच्छा, दोनों बॉडी के बीच में जो डिस्टेंस होगा, जितना भी डिस्टेंस होगा दोनों बॉडी के बीच में, उसके डिस्टेंस का स्क्वायर ले लेंगे और वो नीचे लेंगे डिवाइड में. ठीक है, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बन गया, m1 m2 डिवाइड बाई r का स्क्वायर. अब क्या करेंगे, अब इसमें क्या आएगा, डायरेक्टली के निशान को हटाएंगे, इक्वल लगा के कांस्टेंट लगाएंगे. हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे कांस्टेंट, 9th में भी था ये. ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लगाएंगे g, यानी कि इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ये मैथमेटिक्स रूल है, तरीका है कि डायरेक्टली के निशान को हटाओ, इक्वल का निशान लगाओ और कोई कांस्टेंट लगाओ, इक्वल का निशान के साथ साथ कोई कांस्टेंट. तो ये मैथमेटिक्स बन गया F इक्वल टू g m1 m2 डिवाइड बाय r². तो ये जो है वो फॉर्मूला बन गया किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला बन गया. अब बात आती है कि जैसे मान लो हम अर्थ पे खड़े हैं तो हमारे और अर्थ के बीच में कोई फोर्स लगेगा, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा. हमारा मास मान लो m1 है, अर्थ का मास मान लेते हैं m2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे मास को और अर्थ के मास को. हमारे और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है उसके r का स्क्वायर ले लेंगे, तो ये बनेगा फोर्स. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स. अच्छा, प्रॉपर्टी क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स की, दीज आर यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स. मतलब हमेशा ये अट्रैक्शन का फोर्स है. अट्रैक्शन का कैसे, अगर हम कोई भी चीज़, पत्थर वगैरह अर्थ से ऊपर फेंकेंगे, वापस आके अर्थ पे गिरेगा. क्यों? क्योंकि अर्थ उसको खींचती है, अट्रैक्ट करती है. ठीक है, दीज आर यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स. मतलब हमेशा अट्रैक्शन की तरफ ये फोर्स लगता है, मतलब हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है ये नेचर में. दूसरा, दीज आर द वीकेस्ट फोर्स. वीक होता है ये. ठीक है, सबसे वीक फोर्स. वीक फोर्स कैसे, हम कितनी भी दूर हम फेंकेंगे तो भी लगेगा इतनी दूर से. ठीक है ना, और अगर बहुत दूर फेंक देंगे तो ये आसानी से कम हो सकता है, तो वीक फोर्स है. ठीक है, हम भी आसानी से अपने पैर जो ज़मीन से उठा सकते हैं. क्यों? क्योंकि जो अर्थ और हमारे पैरों के बीच में ये फोर्स लगता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये वीक होता है. क्या होता है? वीक.
तो मैंने क्या बताया कि दो बात आई, दीज आर यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स। सेकंड क्या है, दीज आर द वीकेस्ट फोर्स, नेचर का सबसे वीक फोर्स है। दीज आर सेंट्रल फोर्स, मतलब सेंटर की तरफ, आप कोई भी चीज़ फेंकेंगे ना हमेशा वो अर्थ के सेंटर की तरफ गिरती है, इसका मतलब क्या है कि ये सेंट्रल फोर्स है। अगला क्या है, दीज आर कंजर्वेटिव फोर्स, नेचर कंजर्वेटिव नेचर का है, ये आगे समझ में आ जाएगा आपको। कंजर्वेटिव मतलब कंजर्व रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज, पूरे विश्व में, पूरे यूनिवर्स में किन्हीं भी दो बॉडी के बीच में लगता है फोर्स, नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये इसका फॉर्मूला बन गया, F=G(m1m2 / r²। ये इसकी प्रॉपर्टी आ गई 4, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। तो एक तो ये आ गया आपके सामने। देखो क्या हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। उसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा फोर्स जो है सेकंड, वीक न्यूक्लियर फोर्स। सेकंड नाम क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये पार्टिकल के बीच में लगता है, ठीक है, बीटा पार्टिकल वगैरह वगैरह। वीक न्यूक्लियर फोर्सेज ये है क्या है, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ शॉर्ट लाइफ टाइम, जो थोड़े लाइफ टाइम के लिए होते हैं पार्टिकल, ठीक है, ठीक है ना। जैसे बीटा पार्टिकल, इस तरह के जो पार्टिकल है ना, अगर मान लो कहीं एटम फटेगा उसमें से बीटा पार्टिकल निकलेगा तो उनके बीच में जो फोर्स होएगा वो होगा वीक न्यूक्लियर फोर्स। दोबारा सुनो, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ शॉर्ट लाइफ टाइम। उसके बाद जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ना, उसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स। फर्स्ट क्या है, द वीक न्यूक्लियर फोर्स आर 10⁻25 यानी कि 10⁻25 टाइम्स स्ट्रोंगर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी हमने ऊपर जो ग्रेविटेशन का फोर्स पढ़ा है उससे ये वीक न्यूक्लियर फोर्स 10⁻25 गुना ज़्यादा मजबूत है। देखो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो तो वीकेस्ट फोर्स था, सबसे वीक फोर्स। ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये भी वीक है, लेकिन ग्रेविटेशन वाले फोर्स से 10⁻25 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये, ठीक है ना। प्रॉपर्टी है इसकी पहली। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इन बीटा डीके, यानी कि जब बीटा पार्टिकल कहीं से निकलता है एटमों में से, इन बीटा डीके द न्यूक्लियस एमिट्स एन इलेक्ट्रॉन एंड एन अनचार्ज्ड पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रिनो। जब बीटा पार्टिकल निकलता है इसमें से एक न्यूट्रिनो नाम का पार्टिकल भी निकलता है। दो प्रॉपर्टी आ गई इसकी। तो दूसरा फोर्स क्या था, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब जो फोर्स नंबर थर्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्री से संबंधित, मैग्नेटिक चुंबक से संबंधित, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। चार्ज पार्टिकल के बीच में, चार्ज जो भी चार्ज पार्टिकल है, चार्ज हुए पार्टिकल है, उनके बीच में फोर्स लगता है, ये नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फोर्सेज बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल्स व्हेन द चार्जेज आर एट रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट पे होंगे उनके बीच में जो फोर्स लगेगा ना चार्ज पार्टिकल के बीच में, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। द फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इसका दूसरा नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हो सकता है। तो हमने 3 फोर्स पढ़े, एक आगे अगले पेज पे है, रिपीट कर देता हूँ। एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक है वीक न्यूक्लियर फोर्स और एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसकी प्रॉपर्टी, दीज फोर्सेज में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। जो ये फोर्स लगता है ना चार्ज पार्टिकल के बीच में, ये अट्रैक्शन वाला भी हो सकता है, रिपल्सन वाला भी। मतलब चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के पास भी आ सकते हैं, दूर भी जा सकते हैं, ठीक है ना, अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी है, रिपल्सिव भी है। दूसरा पॉइंट, दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है ना। जो आर स्क्वायर वाला जो पहले हमने जो यूनिवर्सल जो ऊपर दिखा रखा था ना फॉर्मूला फोर्स का, ठीक है, वही डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करेगा। तीसरा, दे आर सेंट्रल फोर्सेज, ये सेंटर की तरफ लगते हैं, तो ये सेंट्रल फोर्सेज है। चौथा, फोर्थ पॉइंट क्या है, दे आर आल्सो कंजर्वेटिव नेचर, ये भी नेचर में कंजर्वेटिव होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आ गई, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। जो एटम बम होता है ना, उसके एटम में जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिस मजबूत फोर्स से बंधे होते हैं उस फोर्स को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। द फोर्सेज दैट बाइंड, बाइंड क्या होता है, बांधना,
द फोर्सेज दैट बाइंड द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स टुगेदर इन अ न्यूक्लियस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, द फोर्स दैट बाइंड द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन टुगेदर, यानी कि जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन को बांधता है किसमें, न्यूक्लियस में, इन ए न्यूक्लियस, आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ये नेचर का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एटम के अंदर बांध के रखता है। उसके बाद है फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेज। न्यूक्लियर फोर्सेज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्सेज डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, ऊपर के जो फोर्स ओबे करेंगे स्क्वायर लॉ ये नहीं करेगा। ठीक है, दीज आर नॉन सेंट्रल फोर्सेज, ऊपर के जो फोर्सेज दो थे वो सेंटर की तरफ लगेंगे फोर्सेज, ये सेंटर की तरफ नहीं लगेगा तो ये नॉन सेंट्रल फोर्सेज। दे आर आल्सो नॉन कंजर्वेटिव, ये नेचर में कंजर्वेटिव भी नहीं होगा, दे आर आल्सो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। द फील्ड पार्टिकल फॉर न्यूक्लियर फोर्सेज इज द पाई मैजॉन, इसके जो ठीक है फील्ड पार्टिकल है वो पाई मैजॉन होंगे। ठीक है ना, तो आपने यहाँ पे 4 फोर्सेज पढ़े हैं। ठीक है, चारों फोर्सेज इंपॉर्टेंट है, दोबारा ना देख लो एक बार। टॉपिक क्या था, फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, आपने क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स देखना है क्या है, उसकी प्रॉपर्टी याद करनी है। वीक न्यूक्लियर फोर्स देखना है, इसकी प्रॉपर्टी। तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज। ठीक है, और उसके फीचर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस।